गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मतलब कंजर्वेशन की जो टाइप है, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन। अभी तक हमने किया कि क्यों लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, और हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। अब हम कहेंगे कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करनी चाहिए। ठीक है, हाउ वी कैन कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन के दो मोड हैं, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। जैसे एक होता है इन वीवो, ठीक है, और एक होता है इन विट्रो। इन वीवो क्या होता है, मतलब जो उसकी नेचुरल कंडीशन है उसी के अंदर। इन सीटू का मतलब क्या हो गया, विद इन इट्स नेचुरल कंडीशन हम उसको कंजर्व करेंगे। एक्स सीटू मतलब हम आर्टिफिशियली उसको एक तरह से उसकी नेचुरल कंडीशन से बाहर निकाल के हम उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पहले इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में, और इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में भी नहीं पढ़ रहे। बेसिकली अ टाइप ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इट्स अ टाइप ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको कि जो कि हमें अपने प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दे आर द मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया विच आर मेंट फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ वेरियस नेचुरल बायोम। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है कि वो किसके लिए बना हुआ है, फॉर प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए बना हुआ है इन एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, इट्स प्रिजर्विंग द इन पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड ऑफ द वेरियस नेचुरल बायोम्स। मतलब जैसे हमने बहुत सारे बायोम्स पढ़े थे, उसी के हिसाब जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मध्य प्रदेश में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तमिलनाडु में भी। पर वहाँ पे जो फॉरेस्ट के टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे। तो एक तरह से वो हम कह सकते हैं कि जो बायोम है वो डिफरेंट है। अब जैसे उत्तराखंड में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग बायोम्स को रिजर्व करने के लिए, उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रखने के लिए हम उस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं। मतलब भाई ये एरिया इतना प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर इस टाइप की रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज ही जो हो सकती हैं, और कोई बाहर बाहर अंदर, मतलब ऐसे ही कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता। और हंटिंग वगैरह या फिर ट्री कटिंग या कोई मतलब पेड़ काट के और फिर वहां पर अपनी क्रॉप लगाना शुरू कर दे, तो ये सब वहां पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये यूनिक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं जो कि वाइल्ड पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन मोटो क्या होता है कि वाइल्ड पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट रखना, वहाँ का जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है, जो वहाँ पे आदिवासी रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना, और जो प्लांट और एनिमल है, डोमेस्टिकेटेड प्लांट एनिमल है, उन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो एनिमल है वहाँ पर और प्लांट है उनके जेनेटिक रिसोर्स को डोमेस्टिकेटेड करना, मतलब उन्हीं को वहीं पर प्रिजर्व रखना। ठीक है, तो ये सारा जो चीजें हैं, मतलब वहाँ के ट्राइबल्स को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो वहाँ पे वाइल्ड पॉपुलेशन है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इट्स ना काइंड ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन पे चलता है सारा का सारा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व मेनली किसने इनिशिएट किया था, 1975 में MAB प्रोग्राम के अंडर यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया था। टिल मई 2002 हमारे यहाँ पे हमारे टोटल जो है 408 बायोस्फीयर रिसर्च हो गई थी, एंड एस्टेब्लिश इन 94 कंट्रीज में 408 बायोस्फीयर रिसर्च हो गई थी। और इंडिया में अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक बना दिए गए हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे जो मेनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दी गई हैं, कि जो प्रॉपरली मेंटेन है और जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो भी पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। जैसे नंदा देवी इज प्रेजेंट कहाँ पर है, उत्तराखंड में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन एंड नीलगिरी इन तमिलनाडु, एंड गल्फ ऑफ मन्नार इज अ कोस्टल एरिया ऑफ द बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया इज देयर। ठीक है, वहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब आता है ये बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम कोर जोन बोलते हैं, जहाँ पर कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ही प्रेजेंट होगी, जो इसका ये कोर जोन है। फिर आता है बफर जोन। बफर जोन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है या जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनका एक्टिविटी थोड़ा सा
या फिर कोई जिसको किसी को सैंपल वैम्पल रिसर्च वगैरह करना है तो वो बफर जोन में आके बफर जोन में वहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं। फिर उसके बाद है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन किसके लिए है? जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कॉपरेटेड वे में होती है, वहाँ पर सारी चीज़ें मतलब होती हैं, पर विद द कॉपरेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है उसके कॉपरेशन में। जैसे हम कई बार सुनने में आता है बहुत सारी जगहों पर, उत्तराखंड में मेनली आता है कि गांव में चीता घुस आया है या ये घुस आया है। एक्चुअली वो जो रीजंस होते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स के पास होते हैं। तो अब वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में वहाँ पर उनको रखा जा रहा है, तो वो कभी मतलब उनको प्रॉपरली एक तरह से जू की तरह उनको बांध भी नहीं दिया जाता है कि मतलब इतना एरिया है उसको आप बाउंड्री कर दो और वो उससे बाहर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। तो वो कॉपरेशन में रहते हैं। जो विलेज, वहाँ पे जो विलेज है उसके आसपास जो रीजन है वहाँ पे एक विलेज तो होगा नहीं, इट्स अ बिग एरिया इज देयर, जो बायोस्फीयर या जंगल है जो भी वहाँ पर, तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। अब जो नेशनल पार्क, जैसे हम बाद में पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है कि उसको मतलब एक तरह से ना तो वहाँ कोई ह्यूमन एंटर कर सकता है और ना वहाँ कोई मतलब एनिमल वहाँ से इतनी आसानी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, उसको एक तरह से कवर कर देते हैं मतलब इतने पर्टिकुलर एरिया को। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ कम्प्लीटली कॉपरेशन टाइप थिंग। अब इसी डायग्राम को हम थोड़ा देख लेते हैं। कोर जोन में क्या होता है? नेचुरल जोन होता है, वो अनडिस्टर्ब और लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम होता है, वो वाला रीजन। ठीक है, बफर जोन में कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हमें रिसोर्सेज के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनानी है उनको बचाने के लिए, कोई रिसर्च या एजुकेशन का जो लैब वगैरह है उनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उस तरह की रिसर्च वगैरह, वहाँ से सैंपल कलेक्शन वगैरह, तो वो बफर जोन में होता है। ट्रांजिशन जोन में मेनली एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, वहाँ के लोकल लोगों का भी, वहाँ पर सेटलमेंट भी होती है, क्रॉपिंग भी होती है, फॉरेस्टिंग भी होती है और दूसरे इकोनॉमिक यूजेस भी होते हैं, लेकिन वहाँ की इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। मतलब जो वहाँ अंदर जो कोर जोन और बफर जोन है या ट्रांजिशन जोन है, ऐसा नहीं है कि पेड़ फूट काटते रहेंगे, एनिमल्स की हंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा स्केल पे होगी। तो सब कुछ जो है वो एक मेंटेन तरीके से होता है। ठीक है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनकी, और जो ट्रांजिशन जोन उन्होंने पढ़ लिया, फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की इम्पोर्टेंस क्या है? रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो रिस्टोरेशन है, कि बायोस्फीयर रिजर्व हमें कोई भी इकोसिस्टम है जो डिग्रेड हो गए हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उनको दोबारा से एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता लगेगा कंडीशन वगैरह का। कंजर्वेशन, यस, द वन ऑफ द मेन मोटो ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कंजर्वेशन ही है, वाइल्ड लाइफ का, लोकल लोग पीपल्स का भी। ठीक है, तो ना तो लोगों को हटाया जाता है वहां से और ना इकोसिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट भी हो रही है क्योंकि वहां पर इकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है, मॉनिटरिंग, इट्स नॉट मॉनिटरिंग, इट्स मॉनिटरिंग। ठीक है, इट्स MO इज दैट। तो मॉनिटरिंग भी वहाँ पर प्रॉपरली हो रही है कि जो भी डेवलपमेंट या कंजर्वेशन जो है वो सही से हो रही है या नहीं, उसका क्या प्रोग्रेस है, वो भी अच्छे से मॉनिटर होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपरली रिसर्च लैब और फॉरेस्ट्री ऑफिसर रहते हैं। ठीक है, फिर एजुकेशन और रिसर्च भी करने को मिलती है कि वहाँ पे जो बायोम्स हैं उनकी डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट हैबिटेट, प्लांट और एनिमल्स के बारे में हमें पता लगता रहता है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। आप बाकी के इन सीटू कंजर्वेशन की जो मेथड्स हैं दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो ये जो आपका जितना भी चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ये मेनली आपका जितना एनसीईआरटी में है वो आपका इनफ है। जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो एक दो टॉपिक जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना डिटेल में नहीं है, और जो हमने एक वनरेबल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह पढ़े थे वो भी इतने डिटेल में नहीं है, तो वो थोड़ा बस आप इसमें से देख लीजिएगा। और बाकी सारा एनसीईआरटी में ही है, और इसको मेनली इसमें लर्न का काम ज़्यादा है rather than understanding is there। तो इट्स अ गुड टाइम, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है ये, कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी, तो आप इसको अच्छे से लर्न करके और साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है या जो भी है बात तो समझ में आ ही रही है साथ के साथ, तो मेन है लर्निंग वाला। ठीक है, फिर जब हम बाद में जो कंसेप्ट वाले चैप्टर हैं या जो ज़्यादा फोकस वाले चैप्टर हैं उनको अच्छे से और पढ़ के और फिर रिवाइज कर पाएंगे।
तो इसको साथ के साथ कोशिश कीजिए कि आप इसको लर्न करके भी रखें, मतलब सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं रखें कि हाँ समझ में आ गया है, नहीं, इसको लर्न भी करना है साथ के साथ, क्योंकि फिर ये बहुत इकट्ठा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ये बहुत कम रहता है, क्योंकि ये समझ में आने वाली चीज़ें हैं और सिर्फ थोड़ा लर्न करना है। तो इसको लर्न भी साथ के साथ करिए, फिर इकट्ठा होने के बाद ज़्यादा हो जाएगा।